गाइज आज की इस वीडियो में प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। यह क्वेश्चंस जो हैं आप सभी के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सभी के लिए कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऋग्वेद संहिता में 1/4 ऋचाएँ किसके हैं? ए है रुद्र, बी है मारुत, सी है अग्नि, डी है इंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके नोट्स पे ध्यान दे लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र जो हैं वह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। जो ऋग्वैदिक काल है उसमें इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के जनक कौन थे? ए है कौटिल्य, बी है ब्रह्मभट्ट, सी है कालिदास, डी है आर्यभट्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। कौटिल्य इज राइट। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आगे चलते हैं, इसके नोट्स पर देख लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। नोट्स पर इसके देख लीजिए दोस्तों, कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार राज्य के 7 अंग हैं, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदेल राजा किस मंदिर से संबंधित थे? ए है खजुराहो, बी है हम्पी, सी है महाबलीपुरम, डी है अजंता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट, खजुराहो। खजुराहो ही राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा नोट्स पे ध्यान दे लेते हैं। इसके नोट्स पर देख लीजिए दोस्तों, खजुराहो चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी था। चंदेल वंश और खजुराहो के संस्थापक चंद्रवर्मन थे। चंदेल राजाओं में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मौर्य काल में प्रमुख कर कौन सा था? ए है भाग, बी है पिंडिकर, सी है हिरण्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए इजे राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए भाग इजे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। भाग मौर्य काल की आय का प्रमुख साधन था। यह फसल का 1/4 से 1/6वां भाग होता था। आगे बढ़ते हैं, पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। हर्ष ने विशाल बौद्ध मठ का निर्माण कहाँ कराया? ए है नालंदा, बी है पाटलिपुत्र, सी है वैशाली और डी है नासिक। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए जे राइट होगा, नालंदा। ऑप्शन नंबर ए जे राइट होगा। इसके नोट्स पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। जैसा कि हर्षवर्धन ने बौद्ध मठ का निर्माण नालंदा में कराया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक महान राजा था जो बौद्ध मत का अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग, दिल्ली के लौह स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ? ए है गुप्त काल, बी है मौर्य काल, सी है सातवाहन काल, डी है शुंग काल। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, नोट्स पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। दिल्ली का लौह स्तंभ जो था वह मेहरौली दिल्ली में है। विशाख दत्त कृत नाट्य दर्पण के अनुसार यह संतप चंद्रगुप्त द्वितीय ने बिजोल्लास में लगवाया था। यह 98% लोहे का बना है, लेकिन इसमें 1600 सालों से जंग भी नहीं लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, न्याय दर्शन की रचना किसने की? ए है कणाद, बी है कपिल, सी है गौतम, डी है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी गौतम ये राइट होगा। इसके नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। न्याय दर्शन की रचना गौतम ऋषि ने, योग दर्शन की रचना पतंजलि ने और वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद ने की है। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किस शक राजा ने सिंचाई के क्षेत्र में कार्य किया? ए है रुद्रदामन, बी है मोगा, सी है वासुदेव, डी है कनिष्क। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, रुद्रदामन इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। थोड़ा नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। रुद्रदामन शाकों का राजा था। उसके जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि उसने सौराष्ट्र क्षेत्र में काम किया है। नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, गैल्डन नैमेगे लेट्स किस बौद्ध मठ का दूसरा नाम है? ए है हेमिस मठ, बी है लासा मठ, सी है तवांग मठ, डी है बोमडीला मठ। तो नौवे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तवांग मठ ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। थोड़ा इसके नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। टोंग जो मठ है भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक बौद्ध मठ है, यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। यह तवांग नदी की घाटी में तवांग कस्बे के निकट स्थित है।
10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? ए है कलाशोक, बी है अशोक, सी है नंदीवर्धन, डी है शिशुनाग। तो 10वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्धन इज राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसने 367 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व में राज किया है। इसके बाद महापद्नंद ने नंद वंश की स्थापना की। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? ए है कुमारगुप्त प्रथम, बी है बुद्धगुप्त, सी है रामगुप्त, डी है विष्णुगुप्त। तो 11वें का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। इसके नोट्स पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम जो थे, उन्होंने उत्तराधिकारी बने। उसने 40 वर्षों तक राज किया। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए है चंद्रगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है विष्णुगुप्त, डी है बुद्धगुप्त। तो 12वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त अंतिम राजा थे। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। थोड़ा आगे देख लेते हैं, नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था। उसने 540 से 550 ईस्वी तक 10 वर्ष राज किया है। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रथम सातवाहन राजा कौन थे? ए है सिमुक, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है वासुदेव। तो 13वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, सिमुक इज राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसके नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की और अपने राज्य को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैलाया। उसका उत्तराधिकारी उसका भाई कान्हा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? ए है पहले, बी है दूसरे, सी है तीसरे, डी है चौथे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। तीसरे मंडल में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नोट्स पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। जैसा कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसमें कुल 62 सूक्त हैं जो इंद्रदेव और अग्निदेव को समर्पित हैं। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुजरिस में ऑगस्टस का मंदिर किसने बनवाया? ए है चोल, बी है चेर, सी है रोमन, डी है पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोमन ने मंदिर बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा। थोड़ा नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। ऑगस्ट रोम का सेनापति था जिसका मंदिर मुजरिस में रोमन ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे पहले जानवर के अवशेष मिले थे। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगा 16वें का। इसका नोट्स देख लीजिए दोस्तों। जानवरों का प्रथम अवशेष मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पाए गए थे। यह राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? ए है कुषाण, बी है शक, सी है मौर्य, डी है गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण इज राइट। थोड़ा नोट्स पर ध्यान दे लीजिए। नोट्स में लिखा हुआ है साफ साफ, मथुरा का कला स्कूल कला के क्षण का उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नौपाषाण युग का उदाहरण है? ए है डीडवाना, बी है रिवाटो, सी है लंगनाची, डी है संगनाकल्लू। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, संगनाकल्लू इज राइट होगा। थोड़ा इसके नोट्स पर ध्यान दे लीजिए। जैसा कि नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रागैतिहास के अंतिम चरण को नौपाषाण काल कहा जाता है। संगनाकल्लू कर्नाटक में स्थित नौपाषाण काल की एक प्राचीन गांव की बस्ती है। दिए गए विकल्पों में दीदवाना राजस्थान, रिवत पाकिस्तान, पंजाब और पुरापाषाण स्थलों के उदाहरण हैं, जबकि गुजरात में लंगनाज एक मध्यपाषाण स्थल है। 19वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थल से भारतीय उपमहाद्वीप में बसे हुए कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? ए है धोलावीरा, बी है लोथल, सी है मोहनजोदाड़ो और डी है मेहरगढ़। तो
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ इज राइट होगा। मेहरगढ़ इज राइट होगा। आगे बढ़कर देख लेते हैं नोट्स पर। मेहरगढ़ एक नौपाषाण स्थल है जो बलूचिस्तान के कच्छी मैदान पर स्थित है। उपमहाद्वीप में बसे हुए कृषि का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 20वें क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 20वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेदिक देवता को तूफान के स्वामी के रूप में जाना जाता था? ए है इंद्र, बी है मरुत, सी है वरुण, डी है अपाशी। तो 20वें का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी मरुत इज राइट होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट होंगे। आगे देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में वायुदेव को हवा के देवता के रूप में, अग्निदेव को आग के देवता के रूप में और मारुत को तूफान के देवता के रूप में और इंद्रदेव को वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 31वें देते हैं ध्यान। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? ए है राजा हाल, बी है सुमुख, सी है यज्ञश्री सातकर्णी, डी है गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राजा हाल ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। जैसा कि राजा हाल सातवाहन वंश का एक विद्वान राजा था। उसने गाथा सप्तशती की रचना की जो प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनाडर फर्स्ट ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? ए है तक्षशिला, बी है मथुरा, सी है उज्जैन, डी है पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। मिनाडर प्रथम प्रसिद्ध यवन राजा था। उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए ये राइट है। 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? ए है करकुचंद, बी है अमिताभ, सी है मैत्रेय, डी है कनक मुनि। तो 23वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय इज राइट होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट है 23वें का। 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लोथल का डाक यार्ड किस नदी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था? ए है ताप्ती, बी है भोगवा, सी है हिंडन, डी है रावी। तो 24वें का ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। भोगवा नदी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था। भोगवा ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। लोथल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। इसका डॉकयार्ड भोगवा नदी से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 25वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से वेद है? ए है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है आरण्यक। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1, 2 और 3, डी है 1, 2, 3 और 4। तो 25वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2 और 3 जो हैं ऑप्शन नंबर सी वही वेद हैं, वही राइट हैं। चौथा आरण्यक गलत है, वह नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों जैसा कि कुल 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद को आमतौर पर 4 भागों में बांटा भी गया है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसने निगंध नाटा पुत्र कहा जाता है? ए है गौतम बुद्ध, बी है महावीर, सी है पार्श्वनाथ, डी है ऋषभदेव। 26वां क्वेश्चन बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये राइट होंगे, महावीर ये राइट होंगे। आगे देख लेते हैं, नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। जैसा कि निगंधा नट्टा पुत्र महावीर को संदर्भित करता है, एक निर्कंथ जैनियों को संदर्भित करता है। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्गर्थ हो सकता है। वैशाख शुक्ल दशमी का ऋजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही राइट है। आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन इंडिका के लेखक हैं? ए हैं अशोक हैं, बी हैं चाणक्य हैं, सी हैं मेगस्थनीज हैं, डी हैं सेल्यूकस हैं।
तो बताइए 27वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज होंगे, मेगास्थनीज होंगे। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दे लेते हैं नोट्स पर। मेगास्थनीज का इंडिका अन्य रोमन यूनानी यात्रियों का एक संग्रह है और मौर्य शहरों के भूगोल, संस्कृति, प्रशासन, समृद्धि आदि का वर्णन करता है। मेगास्थनीज को यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस राजा ने सुदर्शन झील का निर्माण शुरू किया था? ए है अशोक, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है बिंदुसार। तो बताइए 28वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ये राइट होंगे। सुदर्शन झील का निर्माण इन्होंने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स को ध्यान में देखते रहिए। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख सौराष्ट्र में गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य में स्थित सुदर्शन झील के निर्माण की शुरुआत के बारे में जानकारी देता है। इसे पुष्यगुप्त ने बनवाया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सैंड्रोकोटोस के रूप में किया है? ए है कौटिल्य, बी है विलियम जोन्स, सी है पाणिनि, डी है सेल्यूकस निकेटर। तो बताइए 29वां का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 29वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी विलियम जोन्स ही राइट होंगे। नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक थे जिन्होंने छोटे खंडित राज्यों को मजबूत करने की कोशिश की और उन्हें मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप का पहला साम्राज्य बनाया। ग्रीक विद्वान विलियम जोन्स द्वारा उन्हें सैंड्रोकोटस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त जैन संत भद्रबाहु के साथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर गया था? ए है नालंदा, बी है श्रवण बेलगोला, सी है तक्षशिला, डी है मदुरै। तो बताइए कौन सा राइट होगा? तो 30वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी ये राइट होगा। नोट्स पर ध्यान दे लीजिए, जैसा कि नोट्स में लिखा हुआ है, जैन सूत्रों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य त्याग दिया और जैन मुनि बन गए। वह जैन संत भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर गए, जो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के थे। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 31वां क्वेश्चन भी, निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाओं का कई यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी किया गया था? ए है कालिदास, बी है सूरदास, सी है शूद्रक, डी है भारवी। तो 31वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 31वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालिदास। ऑप्शन नंबर ए कालिदास राइट होंगे। नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं, जैसा कि नोट्स में लिखा हुआ है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। उनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध थी और कई यूरोपीय भाषाओं में उनका अनुवाद जैसा कि किया गया है। उनके कार्यों की उल्लेखनीय विशेषता हास्य के तत्व का प्रदर्शन था। आगे बढ़ते हैं, 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मंदिर की पंचायतन शैली के सबसे पुराने उदाहरण के रूप में जाना जाता है? ए है देवगढ़ में दशावतार मंदिर, बी है पथरी में मंदिर, सी है भुवनेश्वर में शत्रुघ्नेश्वर मंदिर, डी है शिवपुरी में लक्ष्मण मंदिर। तो 32वें का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जैसा कि 32वें का ऑप्शन नंबर ए देवगढ़ में दशावतार मंदिर ये राइट होगा। इसके नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं, जैसा कि नोट्स में दशावतार मंदिर या विष्णु मंदिर को देवगढ़ में गुप्त मंदिर भी कहा जाता है। यह गुप्त काल 320 ईस्वी से 600 ईस्वी में बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि यह उत्तर भारत में सबसे पहले ज्ञात पंचायतन शैली का मंदिर है। पंचायतन शैली वह शैली है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। 33वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 300 से लेकर 600 ईस्वी के दौरान मूर्ति कला के लिए विषयों की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस परंपरा से ली गई थी? ए है बौद्ध परंपराएं, 2 है हिंदू परंपराएं, 3 है जैन परंपराएं। चुने गए नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प आपको चुनना है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3, डी है 1 2 3। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो 33वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये राइट होगा, 1 2 3
इजे राइट होगा। तीनों परंपराएं से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इजे राइट होगा। थोड़ा नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। 300 से 600 ईस्वी सन मंदिर वास्तुकला में नई शैलियों की शुरुआत को दर्शाता है। मूर्तिकला के लिए विषयों की प्रेरणा हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं से ली गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने यशोवर्मन के साथ युद्ध किया था? ए है विजयादित्य, बी है वाक्पतिराज, सी है मनोरथ वर्मन, डी है विनयादित्य। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से? तो 34वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विजयादित्य इजे राइट होंगे। जैसा कि नोट्स को भी ध्यान में ले लेते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? कुछ शिलालेखों के अनुसार चालुक्य राजा विनयादित्य के शासनकाल के दौरान, जिन्होंने बादामी के 681 ईस्वी से 696 ईस्वी तक शासन किया, उनके पुत्र विजयादित्य ने पूरे उत्तरी क्षेत्रों के स्वामी यशोवर्मन के साथ लड़ाई लड़ी थी। 35वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की नींव रखी? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए है धर्मपाल, बी है गोपाल, सी है देवपाल, डी है महिपाल प्रथम। तो 35वें का राइट आंसर कौन सा होगा? तो 35वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल पाल वंश की नींव रखी थी। जैसा कि नोट्स में देख लीजिए आप लोग, गोपाल ने 8वीं शताब्दी के आसपास पाल वंश की नींव रखी। प्राचीन प्राकृत भाषा में पाल का अर्थ है रक्षक। जैसे ही सभी राजाओं के नाम पाल के साथ समाप्त हुए, इस वंश को पाल वंश के रूप में जाना जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, 36वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था? ए है तराइन का प्रथम युद्ध, बी है तराइन का दूसरा युद्ध, सी है हल्दी घाटी का युद्ध, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो 36वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। फ्रेंड्स नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में चौहानों और उनके सहयोगियों द्वारा तराइन के पास घुरिंदों के खिलाफ लड़ी गई थी। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने 1151 में तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गौरी ने अगले साल हमले को दोहराया और तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को भी हराया। यह साफ साफ लिखा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान को दूसरी लड़ाई में हराया। 37वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान ब्राह्मणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक है ब्राह्मणों ने न केवल किसानों और कारीगरों से कर वसूल किया, बल्कि उन्हें दिए गए गांवों में कानून और व्यवस्था भी बनाए रखी। दूसरा है ब्राह्मणों को हमेशा के लिए गांव दे दिए गए, जिससे राजा की स्थिति कम हो गई। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन आप सभी को करना है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों एक और दो, डी है ना तो एक और दो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों, एक और दो दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होंगे। इसके नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। जैसा कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान ब्राह्मणों ने न केवल किसानों और कारीगरों से कर एकत्रित किया, बल्कि गांवों में कानून और व्यवस्था भी बनाए रखी जो उन्हें दी गई थी। ब्राह्मणों को हमेशा के लिए गांव दे दिए गए, जिससे राजा की स्थिति कम हो गई। आगे बढ़ते हैं, 38वें क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। उत्पल नामक संस्कृत मीटर पर एक महत्वपूर्ण लेखक निम्नलिखित में से किस शताब्दी के थे? ए है 8वीं शताब्दी, बी है 9वीं शताब्दी, सी है 10वीं शताब्दी, डी है 11वीं शताब्दी। तो बताइए कौन सी राइट होगी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी 10वीं शताब्दी ये राइट होगी। ऑप्शन नंबर सी ये राइट होगी। नोट्स को देख लीजिए एक बार। मैट्रिक्स के संबंध में उत्पल संस्कृत मीटर पर एकमात्र महत्वपूर्ण लेखक थे। वह 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद के हाल में रहता था। वे मिहिरा की बृहत संहिता के कमेंटेटर थे। 39वां क्वेश्चन देख लीजिए। जय सिंह प्रथम को पूर्वी चालुक्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराधिकारी बनाया गया था? ए है विजयादित्य प्रथम, बी है विष्णुवर्धन तृतीय, सी है जयसिम्हा द्वितीय, डी है इंद्रवर्मन। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रवर्मन। ऑप्शन नंबर डी इंद्रवर्मन ये राइट होंगे। जैसा कि नोट्स देख लीजिए, जय सिंह प्रथम को उनके भाई महाराजा इंद्रवर्मन ने पूर्वी चालुक्य क्षेत्र में लगभग 663 ईस्वी में उत्तराधिकारी बनाया था। उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे इंद्र, राजा इंद्रराज और इंद्र भट्टरक। 40वां क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चोल प्रशासन के दौरान एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में उभरा? एक है उज्जैन, बी है मथुरा, सी है कांचीपुरम, डी है कुदामुक्खू। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 40वें का? तो 40वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम ये राइट होंगे। ऑप्शन नंबर सी कांचीपुरम ये राइट।
जैसा कि नोट्स में भी साफ साफ लिखा गया है, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में शिल्प तकनीकों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ था और शिल्प उत्पादन के विभिन्न केंद्र उभरे। चोल प्रशासन के दौरान कांचीपुरम एक महत्वपूर्ण बुनाई उद्योग केंद्र के रूप में उभरा। आगे बढ़ते हैं, 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की? ए है बेंगी, बी है कांची, सी है नालंदा, डी है सांची। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 41वें का? 41वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांची इजे राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी इजे राइट होगा। पल्लवों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु शामिल थे। उन्होंने कांची में अपनी राजधानी की स्थापना की। कांची आधुनिक कांचीपुरम एक महत्वपूर्ण मंदिर, शहर और व्यापार और वाणिज्य का केंद्र बन गया। जैसा कि 42वां क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया गया था? ए है राजेंद्र प्रथम, बी है वीर राजेंद्र, सी है राजाधिराज, डी है अथिराजेंद्र। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 42वें का? तो 42वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसा कि दोस्तों चोल राजा के शासनकाल के दौरान राजेंद्र प्रथम की चोल नौसेना कुछ समय के लिए क्षेत्र में सबसे मजबूत थी। बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया गया था। 43वां क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए है मिट्टी के बर्तन, बी है बंदरगाह, सी है शैल चित्र, डी है कपास की खेती। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगा अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा का विशिष्ट चिन्ह मिट्टी के बर्तन है, जिन्हें बाद में उत्तर पश्चिमी भारत के सोठी में भी पहचाना गया। यह 1953 में एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी द्वारा खोजा गया था। यह एक औद्योगिक स्थल था जो जुताई वाले खेत, अग्निवेदियों और दफन किए गए जोड़े की स्थापना की गई थी। इसमें मुहरे, चूड़ियाँ, टेराकोटा की वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियां, ईंटें, ग्राइंडर, पत्थर के गोले आदि भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में स्थित है दोस्तों। 44वां क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? ए है बृहद्रथ, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है बिंदुसार। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 44वें का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त ने उनको हराया था। सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त ने उसको हराया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं। जैसा कि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान की कुरिन्थ की लीग का एक प्रमुख अधिकारी था। सिकंदर की मृत्यु के बाद एक डायडोजी के युद्धों में सेल्यूकस ने सेल्यूसिड राजवंश और सेल्यूसिड साम्राज्य की स्थापना की। वह भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था और भारत के हिस्से के रूप में माने जाने वाले क्षेत्रों को सौंपने के बाद 500 हाथियों के लिए वैवाहिक गठबंधन स्वीकार कर लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था? ए है अजातशत्रु, बी है बिंबिसार, सी है अशोक, डी है प्रसेनजित। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो 45वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार इजे राइट होगा। फ्रेंड्स नोट्स पर ध्यान दे लीजिए। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और उसने मगध में शासन किया और लगभग 326 ईसा पूर्व तक शासन किया। जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया, अजातशत्रु राजा बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता को मार डाला और 493 से 462 ईसा पूर्व से मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। उन्होंने 268 से 232 ईसा पूर्व से लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। 46वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन सी थी? ए है कृषि, बी है बढ़ईगिरी, सी है व्यापार, डी है व्हील मेड पॉटरी। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 46वें का? तो 46वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि इजे राइट होगा। कृषि ही रीढ़ की हड्डी उनकी सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था की मानी जाती है। कृषि इजे राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। जैसा कि नोट्स में भी आप लोग देख लीजिए, अधिकांश अन्य समकालीन सभ्यताओं की तरह कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोगों ने लकड़ी के हल का व्यापक उपयोग किया। जौ और गेहूं मुख्य खाद्य फसलें थीं। किसी ने प्रारंभिक शहरी केंद्रों को बनाए रखा।
47वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में गड्ढे होने के प्रमाण हैं? ए है बुर्जहोम, बी है राणा घुंडई, सी है मेहरगढ़, डी है पलावाय। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा 47वें का? तो 47वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम इज ए राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फ्रेंड्स, नोट्स को एक बार ध्यान में देख लीजिए। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित है। पुरातात्विक खुदाई से 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का पता चला है। बुर्जहोम का मतलब कश्मीरी बोली में बर्च ट्री होता है। मेहरगढ़ के लोग मिट्टी ईंट के घरों में रहते थे, जबकि कश्मीर में पाए जाने वाले नौपाषाण स्थल बुर्जहोम से गड्ढे में रहने की सूचना मिली है। 48वां क्वेश्चन देख लीजिए, अजंता एलोरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है मदुरै, बी है माउंट आबू, सी है औरंगाबाद, डी है बीजापुर। बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद ये राइट होगा। औरंगाबाद में यह गुफाएं अजंता एलोरा की पाई जाती हैं। जैसा कि नोट्स में देख लीजिए, अजंता की गुफाएं जिनमें रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक शामिल है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े राकवट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से एक एलोरा गुफाएं भी औरंगाबाद के पास स्थित हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 49वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाया गया था? ए है कैलाश मंदिर, बी है चेन्ना केशव मंदिर, सी है आदि कुंभेश्वरी मंदिर, डी है बृहदेश्वर मंदिर। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश मंदिर ये राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए ये राइट होगा। आप लोग नोट्स को भी ध्यान में देख लीजिए। जैसा कि एलोरा में कैलाश मंदिर, एलोरा गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़े भारतीय रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक 8वीं शताब्दी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। कैलाश मंदिर में कई विशिष्ट स्थापत्य और मूर्तिकला शैलियों का उपयोग किया गया है। फ्रेंड्स, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? ए है धौलावीरा, बी है कालीबंगा, सी है राखीगढ़ी, डी है लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल होगा। लोथल एक बंदरगाह शहर था। दोस्तों आज के फ्रेंड्स नोट्स पर ध्यान दे लेते हैं 50वें क्वेश्चन के। अहमदाबाद गुजरात में लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक था। लोथल के पास दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गोदी था, जो शहर को सिंध के हड़प्पा शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच व्यापार मार्ग पर साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से जोड़ता था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन बस खत्म हो गया। 50 क्वेश्चन का यह वीडियो था। आप सभी को मैं आशा करूंगा आप सभी को यह क्वेश्चन और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बहुत करिएगा। मुझे आशा है कि आप सभी की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। आप लोग जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग यूपी ट्रिपल पेट का कर रहे हो या टेट का कर रहे हो, या आप किसी भी स्टेट लेवल या आप लोग नेशनल लेवल की अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को यह सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए मैं नई नई वीडियो ला रहा हूँ। समान ज्ञान के क्वेश्चन हो गए, या उत्तर प्रदेश के समान ज्ञान के रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, या मैं हर विषय के धीरे धीरे क्वेश्चन मैं आप सभी को ले आ रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी की वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। दोस्तों धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी अवश्य दबा लीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में।